चलिए बच्चों, अब मेरी बात सुनना। हम आज की क्लास में हमने पार्ट 1 में मनी चैप्टर रिवाइज कर लिया। अब मनी से ही रिलेटेड है बैंकिंग। तो सर अभी क्या कराने वाले हो? बैंकिंग रिवाइज कराने वाले हैं। अभी क्या रिवाइज कराने वाले हैं बेटा? बैंकिंग में आपको रिवाइज कराने वाला हूं। क्या रिवाइज कराने वाला हूं? बैंकिंग में आपको रिवाइज कराने वाला हूं। अरे सर बैंकिंग में तो एक ही टॉपिक हार्ड है, कई बच्चे मेरे को बोलते हैं। क्रेडिट क्रिएशन सिखा दो सर, बस क्रेडिट क्रिएशन सिखा दो सर, बाकी तो हम कर लेंगे। नहीं सर बाकी नहीं, सब करना है। क्रेडिट क्रिएशन सिखाएंगे आपको और बहुत अच्छे से सिखाएंगे, उसकी आप चिंता मत करो। लेकिन यह मत सोचो कि सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन वाला ही टॉपिक हम करके जाएंगे। हमें सारे टॉपिक बेटा पेपर में अच्छे से करके जाने पड़ेंगे, तभी हमारा काम बनेगा, वरना हमारा काम नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए चलो चालू करें। सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए बेटा? मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो देखो सिंपल सी एक चीज समझो, कमर्शियल बैंक का काम क्या है? पब्लिक से डिपॉजिट्स लेना। कौन से डिपॉजिट सर? हमें पता है, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। तो कमर्शियल बैंक का काम क्या है? पब्लिक से डिपॉजिट लेना, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, और पब्लिक को देना, ग्रांट करना लोन्स एंड एडवांसेस फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो आपसे कोई पूछे भैया कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, आप क्या बोलेंगे? कमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कमर्शियल बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which accept deposits from public, and grants loans and advances to public for consumption and investment। तो जो पब्लिक से डिपॉजिट लेगा और पब्लिक को लोन एडवांस देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? कमर्शियल बैंक। चलो सर ठीक है, कमर्शियल बैंक तो इजी सा इशू था, बहुत कोई टेक्निकल इशू तो नहीं था, ये तो हमें आ गया। अब हम बात करेंगे हमारी कंट्री के सेंट्रल बैंक की। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक का काम उस कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करना है। तो अभी मैं किसके बारे में बता रहा हूं? अभी मैं बता रहा हूं बेटा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। जी सर चलो बताओ, क्या बता रहा हूं बताओ? सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। अब देखो कुछ बातें हैं, बहुत इजी बातें, आई एम श्योर आपको पहले से आती हैं, फटाफट मेरे को लर्न कराओ, फिर हम इसे लिख लेते हैं। पहले तो बोलो सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का एपेक्स इंस्टीट्यूशन, दैट इज टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन होता है। आरबीआई इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिंपल इतनी बातें याद रखो। तो सबसे पहले क्या बोलोगे? सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन of banking system, apex institution of banking system. RBI is the central bank. RBI is the central bank of India. Central bank manages banking system. Central bank manages banking system of a country। ठीक है चलो, सेंट्रल बैंक तो आ गया होगा अपने को। सेंट्रल बैंक तो आ गया हमें कि सेंट्रल बैंक क्या काम करता है। बिल्कुल सर, तो हमें सेंट्रल बैंक का
और कमर्शियल बैंक दोनों का मतलब पता चल गया। अब पेपर के लिए वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। भाई साहब ये जो सेंट्रल बैंक है, जो आरबीआई है, ये करता क्या है यार, देश में काम क्या है इसका, कुछ तो काम करता होगा। तो लॉ बोला देखो भाई इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। लॉ बोला देखो भाई इसके बहुत सारे क्या हैं, फंक्शंस हैं। तो अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की, तो अभी अभी एक फंक्शन हमने पढ़ा, सेंट्रल बैंक क्या है, बैंक ऑफ इशुइंग करेंसी। सिंपल लिख के आओ, सभी तरीके के करेंसी नोट्स सिवाय 1 रुपी नोट के इशू करने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का। बोले सेंट्रल बैंक को एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब सिंगल राइट है, सिर्फ इसी का अधिकार है, एक्सक्लूसिव राइट है टू इशू करेंसी। क्या क्या बातें लिखोगे बताओ। सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन बोलो। सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ इशुइंग करेंसी। सेंट्रल बैंक इज द बैंक ऑफ इशुइंग करेंसी। इट हैज exclusive authority, it has exclusive authority to issue currency। और ये बात रिपीट कर देते हैं, आरबीआई issues all currency notes, RBI issues all currency notes except 1 rupee note। तो सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन क्या हो गया, सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन क्या हो गया, करेंसी। सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन क्या हो गया, करेंसी। दूसरा बोलो, मेरा बैंक है एचडीएफसी आईसीआईसीआई, मेरा बैंक है कमर्शियल बैंक। पब्लिक का बैंक है कमर्शियल बैंक। जैसे पब्लिक का बैंक कमर्शियल बैंक होता है, गवर्नमेंट का बैंक सेंट्रल बैंक होता है। गवर्नमेंट खाता कहां खोलेगी, सेंट्रल बैंक में। गवर्नमेंट अपना पैसा कहां रखेगी, सेंट्रल बैंक में। ठीक है साहब। तो अगला फंक्शन क्या हो गया, बोले सेंट्रल बैंक, बोले सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक है। सेंट्रल बैंक एक्ट एज बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंकर भी है, एजेंट भी है और एडवाइजर भी है। अच्छा, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक है, मतलब गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल बैंक के पास रहेगा। गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो सेंट्रल बैंक से लेगी। गवर्नमेंट का एजेंट भी है सेंट्रल बैंक, एज एन एजेंट आरबीआई, एज एन एजेंट आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करने का काम करता है। और एज एन एडवाइजर मनी मार्केट की पॉलिसीज पर, मनी मार्केट की पॉलिसीज पर आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस देती है। तो एज अ बैंकर क्या करेगी, एज अ बैंकर क्या करेगा, एज अ बैंकर तो मैनेज करेगा गवर्नमेंट का अकाउंट, एज अ बैंकर तो मैनेज करेगा गवर्नमेंट का अकाउंट। एज एन एजेंट क्या करेगा, एज एन एजेंट क्या करेगा, बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। एज एन एजेंट क्या करेगा, बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। और एज अ एडवाइजर क्या करेगा, एज अ एडवाइजर क्या करेगा, एज अ एडवाइजर करेगा क्या, किस पे एडवाइस करेगा, एडवाइस ऑन मनी मार्केट पॉलिसीज, एडवाइस ऑन मनी मार्केट पॉलिसीज। ठीक है साहब। तो एक और फंक्शन क्या हो गया साहब, ये गवर्नमेंट का बैंक है। ये किसका बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। ये किसका बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक। सी माने करेंसी, जी माने गवर्नमेंट, सी माने करेंसी, जी माने गवर्नमेंट। मेरा बैंक, मेरा बैंक, मेरा बैंक एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, मेरा बैंक कमर्शियल बैंक है। पर इनका कौन है, मेरे तो तुम हो, तुम्हारा कौन है। तो मेरा बैंक कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का बैंक आरबीआई, कमर्शियल बैंक का बैंक आरबीआई। तो एक और फंक्शन क्या हो गया, बैंकर्स बैंक। एक और फंक्शन क्या हो गया, बैंकर्स बैंक। ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, बैंकर्स बैंक है। अच्छा नाइस। कोई बोल रहा है सर ये तो पापा हैं, वो दादा है, वो बच्चा है, बहुत बढ़िया है। आओ
चलो अब ये पापा बच्चे के फेर में ना पड़ो, अभी आओ पढ़ाई करेंगे, फटाफट आ जाओ। सर अभी अपने को ये समझना है कि जो फंक्शन पब्लिक के लिए कमर्शियल बैंक करते हैं वही सेम फंक्शन कमर्शियल बैंक के लिए आरबीआई करती है। सिंपल याद रखो, जो मेरे लिए सारे काम कमर्शियल बैंक करके देगा, लोन देना, डिपॉजिट्स वगैरह का, वही सारा काम कमर्शियल बैंक के लिए कौन करेगा? आरबीआई करेगा। तो अपने को क्या लिखना है? कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, सिर्फ एक लाइन इसमें याद रख लो, कमर्शियल बैंक्स हैव, कमर्शियल बैंक्स हैव सेम रिलेशनशिप, same relationship with central bank, same relationship central bank as public have, या has लिखें, as public has with commercial banks। जो मेरा रिलेशनशिप यानी पब्लिक का रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक के साथ होता है वही सेम रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक का आरबीआई के पास होता है। कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो आरबीआई से मांगेगा, और कमर्शियल बैंक को मनी डिपॉजिट करना है तो वो आरबीआई के पास करेगा। तो एक और फंक्शन क्या हो गया? बैंकर्स बैंक। एक और फंक्शन क्या हो गया? बैंकर्स बैंक। सी माने करेंसी, जी माने गवर्नमेंट, बी माने बैंकर्स बैंक। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, लग तो रहा है, थोड़ा बहुत तो आ रहा है। अच्छा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर इसमें मैं ना ज्यादा ना एलोबरेट नहीं करूंगा, ज्यादा ना एलोबरेट नहीं करूंगा। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी का मतलब ये होता है, सर आज जब मैं बैंक में चेक जमा कराता हूं, मान लीजिए मुझे एक चेक मिला रचित से, वो चेक मैंने अपने बैंक में जमा कराया, तो रचित के अकाउंट से पैसा निकलेगा और मेरे अकाउंट में डाला जाएगा। कोई बोल रहा है सर रचित के अकाउंट में तो पैसा ही नहीं होगा, बाउंस हो जाएगा। अरे तेरी इमेज इतनी क्यों खराब है? तू ऐसा क्या कर रहा है बेटा? चलो खैर कोई बात नहीं, आओ। अच्छा ठीक है, थोड़ा मुझे भी दे दो। चलो मेरे पास नहीं है, दे रहे हो तो बताओ। चलो खैर, तो अपन बात कर रहे थे, अपने बात कर रहे थे क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी की। तो रचित से मेरे पास एक चेक आया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का चेक आया, मैंने अपने अकाउंट में जमा कराया। तो रचित के अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल के मेरे अकाउंट में जमा होंगे। तो एक अकाउंट से मनी निकाल के दूसरे अकाउंट में मनी डालने की फैसिलिटी को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। और ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बेटा सभी बैंक्स को आरबीआई। कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई ने पूरा एक सिस्टम डेवलप करा हुआ है जिसके थ्रू एक कमर्शियल बैंक के अकाउंट से पैसा निकल के दूसरे कमर्शियल बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर होएगा। तो ज्यादा इसमें लर्न नहीं करेंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या? बोलो, इट रेफर्स टू चेक क्लियरिंग फैसिलिटी, इट रेफर्स टू चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट वन सेंटर, प्रोवाइडेड एट वन सेंटर, जो कि आरबीआई होगी, प्रोवाइडेड एट वन सेंटर टू ऑल द बैंक्स। सभी बैंक्स को क्लियरिंग की फैसिलिटी एक ही जगह मिलेगी जो है आरबीआई। बोलो आया नहीं आया? तो वापस से क्या आ गया? सी आ गया। तो मेरे पास फंक्शन में क्या क्या आया है? करेंसी आई है, गवर्नमेंट बैंक आया है, बैंकर्स बैंक आया है और क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी आई है। बोलो आ रहा है क्या? जिसका कोई नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका आरबीआई होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी रास्ता। मान लो एक कमर्शियल बैंक ना बहुत दिक्कतों से गुजर रहा है, मान लो एक कमर्शियल बैंक ना एक बहुत दिक्कतों से गुजर रहा है, मान लो कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा ही नहीं मिल रहा, उसके जीवन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिलेगा, उसके जीवन में बहुत दिक्कतें आएंगी, तो कमर्शियल बैंक को डूबने से बचाएगी आरबीआई। कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करेगी आरबीआई। देखो, अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती है तो एंड में उन्हें फाइनेंशियल हेल्प कौन प्रोवाइड करेगा? आरबीआई। आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोल रही है जिसका कोई नहीं होता उसका आरबीआई होता है। तो बोलिए, अगर कमर्शियल बैंक्स, इफ कमर्शियल बैंक्स
fails to obtain financial help from any source then it will approach RBI. तो फिर वो आरबीआई के पास जाएगा कि प्रभु मदद करो. देन इट विल अप्रोच आरबीआई एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. बोलिए आया, जिसकी मदद कोई नहीं कर रहा उसकी मदद आरबीआई कर रही है. जिसकी मदद कोई नहीं कर रहा उसकी मदद आरबीआई कर रही है. तो भैया क्या क्या हो गया? सी से करेंसी, जी से गवर्नमेंट, बी से बैंक, सी से क्लियरिंग, एल से लेंडर. और सबसे इजी फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी. हमारे देश की सारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स कौन रखता है? आरबीआई. सिंपल सा फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ सिंपल सा पॉइंट है, बोलो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी. मतलब हमारी कंट्री के फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स किसके पास रहेंगे? आरबीआई के पास रहेंगे. हमारी कंट्री में जितनी भी फॉरेन करेंसी आ रही है किसके पास रहेगी? आरबीआई के पास. तो बोलिए आरबीआई इज द custodian of foreign currency reserves. RBI is the custodian of foreign currency reserves of a country. ठीक है, कस्टोडियन से हो गया सी, कस्टोडियन से हो गया सी. और लास्ट है जो आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मेरे हिसाब से आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट. कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कंट्री में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को देखते हुए मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करना. मान लीजिए हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन हो रहा है, ऐसे समझो, ऐसे नहीं 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 नहीं, बदलो 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 बदलो. पहले समझो आरबीआई के ट्विन गोल हैं कि कंट्री में ग्रोथ आए, ग्रोथ आए मतलब जीडीपी बढ़े, लेकिन साथ में स्टेबिलिटी रहे. स्टेबल सिचुएशन बहुत होती है जहां चीजें बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है और बहुत ज्यादा सस्ती भी नहीं है. ना इन्फ्लेशन है महंगाई, ना डिफ्लेशन है मंदी. तो आरबीआई का ट्विन ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का. और इस ट्विन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आरबीआई करती है क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट कंट्रोल मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन. तो बोलो आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? एक और सी आ गया, एक और सी आ गया, क्रेडिट कंट्रोल. क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या बताओ? क्रेडिट कंट्रोल मींस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सप्लाई ऑफ मनी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सप्लाई ऑफ मनी in the economy to control inflation, to control inflation or deflation, to control inflation or deflation, to achieve twin objective of, to achieve twin objective of ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. ये बेटा फंक्शंस ऑफ आरबीआई हैं जो बहुत अच्छे से हमें आने चाहिए. ठीक है बेटा, तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? अभी हमने पहले तो डिस्कस किया भाई कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, फिर हमने डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ आरबीआई. अब देखो याद करने को ज्यादा ट्रिक मत बनाओ, सिंपल याद रखो. मेरे को याद रखना है कि मेरे पास चार तो सी हैं, चार तो सी हैं, और सी के अलावा क्या है? जीबीएल. सी के अलावा क्या है? जीबीएल. सी में क्या क्या है? पहले सी से याद करो. सी से माने करेंसी है, सी से माने क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी है, सी से माने कस्टोडियन है, और सी से माने क्रेडिट कंट्रोल है. फिर जीबीएल, जी से माने गवर्नमेंट्स बैंक, बी से माने बैंकर्स बैंक, और एन से माने लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. ये फंक्शंस हो गए बेटा किसके? आरबीआई के. क्लियर है? बिल्कुल सर, ये तो आते थे हमको, पहले ही आते थे, आपने जबरदस्ती रिवाइज करा दी. चलो नहीं कराएंगे अगली बार. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो. अब सर इस चैप्टर का सबसे मेन मुद्दा तो यही है, 100 बातों की एक बात. आरबीआई कर रही है क्रेडिट कंट्रोल,
बोले हम इंक्रीज कर देंगे डिक्रीज कर देंगे सप्लाई ऑफ मनी। अरे कैसे कर दोगे? ऐसे नल थोड़े ही है, तेज करा तो पानी ज्यादा आया, बंद किया तो कम आया, नल थोड़े ही है। इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं क्रेडिट कंट्रोल के, जो इस चैप्टर में और एएसएडी दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ समझाएंगे, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ समझाएंगे। समझ सकते हो तो समझ लो, आ जाओ। क्या पढ़ाओगे सर? देखो अभी ये इस पेज पे मैंने ना ज्यादा नहीं लिखा, मैं ना ज्यादा नहीं लिख रहा इस पेज पे। इस पेज पे मैंने सिर्फ आपको कमर्शियल बैंक समझाया है, सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शन समझाए हैं। अब मैं आ रहा हूं अगले पेज पर, आ जाओ सर। अब मैं आ रहा हूं अगले पेज पर, चलो चलो चलो। क्या पढ़ाने वाले हो सर? अब मैं पढ़ाऊंगा आपको, डिफरेंस विफरेंस नहीं पढ़ाते, वो खुद से पढ़ सकते हैं, इजी है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पढ़ेंगे बेटा। अभी तो मैं बोल रहा था, सुनते ही नहीं हो। आगे आओ, बदमाशी मत करो, आ जाओ फटाफट। देखो टारगेट बना के पढ़ना है, हमें टारगेट बना के पढ़ना है, मनी बैंकिंग और काफी कुछ एएसएडी। आज टारगेट है 3 दिन में हम सिलेबस खत्म करें, 3 दिन में हम सिलेबस खत्म करें, मेजर मेजर चैप्टर। मैक्रो के कर लोगे तो थोड़ा फायदे में रहोगे, थोड़ा मजे कर लो पर थोड़ी पढ़ाई भी कर लो, ठीक है? आओ फटाफट से बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल पे। अगर आप मेरे से पूछते हो सर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कौन कौन से हैं, अगर आप मेरे से पूछते हो सर इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कौन कौन से हैं, तो एक तो मैं आपको बोलूंगा कि क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। और एक मैं आपको बोलूंगा क्वालिटेटिव मेजर्स हैं। कौन से हैं? एक तो क्वांटिटेटिव हैं और एक क्वालिटेटिव है। सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं और क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं बेटा? क्वांटिटेटिव मेजर्स वो होते हैं जो पूरी इकोनॉमी, जो पूरी इकोनॉमी की बात करे, जो किसकी बात करे? पूरी इकोनॉमी की बात करे। बोलिए क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स फोकसेस ऑन ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी, ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने की, मैं फिर बोल रहा हूं, पूरी इकोनॉमी में क्वांटिटी, ऐसे याद रखो क्वांटिटी की बात हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है। तो जब ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी की बात हो रही है तो क्वांटिटेटिव मेजर है। फिर आता है बेटा क्वालिटेटिव मेजर्स। बेटा क्वालिटेटिव मेजर्स पूरी इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं क्वालिटेटिव मेजर्स पूरी इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं कि इकोनॉमी के किसी एक सेलेक्टेड सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज कैसे करें, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज कैसे करें। तो आप बोलोगे क्वालिटेटिव मेजर्स फोकसेस ऑन सेलेक्टेड सेक्टर्स, focuses on selected sectors of the economy। तो जब पूरी इकोनॉमी की बात होगी तो क्वांटिटेटिव मेजर की बात होगी, जब किसी एक सेक्टर की बात होगी तो क्वालिटेटिव मेजर की बात होगी। बताओ यहां तक समझ में आता है क्या? जी सर। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं क्या करने वाला हूं, वन बाय वन सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स की बात करूंगा और फिर क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करूंगा। आइए स्टार्ट करेंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहे हो सर? कुछ तो पढ़ा ही दूंगा बेटा, घबराओ मत। सबसे पहले मैं आपको क्वांटिटेटिव मेजर्स पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे बैंक रेट पर। किस पे बात करेंगे? बैंक रेट पर। अब इधर देख लेना एक बार, अरे सर ये तो बहुत छोटा हो गया, दिखेगा कैसे? अरे सब दिखेगा, तुम देखते जाओ, ठीक है। पहले तो
अपने को यह समझना है कि क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं कितने। बताओ कितने क्वांटिटेटिव मेजर्स थे? बैंक रेट, बैंक रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर। अब मेरा टारगेट है इस टेबल के अंदर ना सारे आ जाएं, तो 6 कॉलम इस टेबल में मैं बना दे रहा हूं। तो एक कॉलम मान लीजिए मैंने बैंक रेट का बना दिया, एक कॉलम मान लीजिए मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशन का बना दिया, रेपो रेट के लिए एक कॉलम बना दिया, रिवर्स रेपो रेट के लिए एक कॉलम बना दिया, एक कॉलम सीआरआर का और एक कॉलम एसएलआर का। बस इतना ही है, बस इतना ही है। अब वन बाय वन हर कॉलम पे डिस्कशन करते हैं। अब डिस्कशन हो किस पे रहा है पहले बताओ? डिस्कशन हो किस पे रहा है? हम बात कर रहे हैं अभी क्वांटिटेटिव मेजर्स की। पहले मुझे फिर से रिवाइज कराओ क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर्स फोकसेस ऑन ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। इसमें सबसे पहले किसकी बात करेंगे? बैंक रेट की। किसकी बात करेंगे? बैंक रेट की। सिंपल याद रखना है, ज्यादा रटना नहीं है। बैंक रेट बेटा वो रेट है, बैंक रेट बेटा वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगी। आज एक कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो आरबीआई से लेगा, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट लेगी। तो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन कौन दे रहा है? आरबीआई दे रही है, उसे बोला जाता है बैंक रेट। तो बोलो बैंक रेट क्या? बैंक रेट रेफर्स टू द रेट at which RBI lends money to commercial banks। क्लियर है क्या? उसे क्या बोला जाता है सर? उसे क्या बोला जाता है सर? बैंक रेट। अब बैंक रेट से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे क्या फर्क आएगा? तो देखो सिंपल याद रखना है, रटना नहीं है सर। जब इकोनॉमी में बैंक रेट, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, रटो मत, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है तो आरबीआई क्या करती है? बैंक रेट बढ़ा देती है। बैंक रेट बढ़ने से क्या होता है? अब आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दी तो बैंक भी तो आगे पब्लिक को महंगी ही रेट पर लोन देगा। तो बैंक रेट बढ़ने से मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाती है। सिंपल इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना, रटने वटने की जरूरत नहीं है। बैंक रेट बढ़ाने से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी। अब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो लोग लोन नहीं लेने आएंगे, बोले यार लोन तो महंगा, हम तो नहीं लेंगे। तो इकोनॉमी में डिमांड फॉर क्रेडिट कम हो जाएगी। डिमांड फॉर क्रेडिट कम होगी मतलब लोग लोन नहीं ले रहे, लोग लोन ही नहीं ले रहे, लोन नहीं ले रहे तो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। और जैसे ही बेटा इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गया, तो पैसा अगर सप्लाई कम होना हो गया तो ऑब्वियसली बात है इट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इकोनॉमी में क्या है? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। अब उसी का वाइस वर्सा समझो, उसी का वाइस वर्सा समझो। आज मान लीजिए इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो रहा है। डिफ्लेशन क्या होता है? डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होती है, इकोनॉमी में डिमांड नहीं आ रही होती है, बहुत ज्यादा मंदी छाई हुई होती है। तो मंदी के दौर में आरबीआई बैंक रेट को गिरा देगा। बैंक रेट को गिराने से मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिर जाएगी। मार्केट में लोन सस्ता होगा तो डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ेगी। डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ेगी तो लोग ज्यादा लोग लोन ले रहे हैं, ज्यादा लोग लोन ले रहे हैं तो देश में पैसा ज्यादा आएगा, सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा आएगा। और सप्लाई ऑफ मनी अगर ज्यादा आया तो इट विल हेल्प इन कंट्रोलिंग डिफ्लेशन। बोलिए आया नहीं आया समझ में? सच बताना, देखो मेरे को तो खुश करने अपन आए नहीं, अपन तो यहां पढ़ने आए हैं। बताओ समझ में आया नहीं आया? बोलो आया क्या रे, आया क्या रे, आया क्या? यस सर बैंक रेट तो आ गया। बैंक रेट के बाद क्या बात करेंगे सर? बैंक रेट के बाद बात करेंगे बेटा ओएमओ पे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिंपल है, देखो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है?
ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग होती है। आरबीआई क्या करेगा, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं कई तरह की, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट की कई तरह की सिक्योरिटी होती हैं, सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्रिका, इंदिरा विकास पत्रिका, ये ऐसे करके ना गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है जिन पे ना बहुत मस्त एकदम चकाचक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को जब कंट्रोल करना है, बोल रहा हूं मैं आपको, क्या बोल रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करती है, मत चकाचक ना गवर्नमेंट की सिक्योरिटी की बाइंग सेलिंग करती है मार्केट में। अब वो कब बाइंग करने का है, कब सेलिंग करने का, वो सिखाएंगे। तो पहले ओएमओ का मतलब बोलो। ओएमओ मींस बाइंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। तो अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग कर रही है, तब बोलेंगे कि यार यहां पे तो क्या हो गया, यहां पे तो ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। बोले तो ओएम ओ हो गया। तो अब ओपन मार्केट ऑपरेशन से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का क्या रिश्ता है भाई, मैं बताता हूं। सर मान लीजिए अगेन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी, सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आरबीआई बेचेगी तो पब्लिक खरीदेगी। आरबीआई ने बेचा खटैक, पब्लिक ने खरीद लिया, पब्लिक ने खरीद लिया, पब्लिक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लिया, तो पब्लिक के पास पैसा ही नहीं बचेगा। भाई अगर मैं कोई चीज खरीदूंगा तो मेरी जेब तो खाली हो गई, पब्लिक के पास पैसा ही नहीं बचेगा। पब्लिक के पास पैसा नहीं बचेगा तो बैंक को डिपॉजिट्स नहीं देगा, बैंक को डिपॉजिट्स नहीं देगी। तो जब बैंक को डिपॉजिट्स नहीं मिलेंगे तो बैंक के जो कैश रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएंगे। जब कैश ही नहीं है बैंक के पास, तो उनकी जो लोन देने की क्षमता है, जो उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है, किसकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, बैंक्स की, वो कम हो जाएगी। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी तो फिर तो आ गई कहानी घूम फिर के, फिर वही बात, इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा, और सप्लाई ऑफ मनी कम होने से, सप्लाई ऑफ मनी कम होने से कंट्रोल होता है इन्फ्लेशन। बोलो आया, अरे बोलो आया। उसी तरीके से बेटा, उसी तरीके से बेटा उल्टा सोचिए, उल्टा सोचिए। अब सर मान लीजिए इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो रहा है, तो आरबीआई पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करना चालू करेगी। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, बाय करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करने से क्या होगा भाई, पब्लिक से आप सिक्योरिटी खरीद के पब्लिक को पैसा दोगे, तो पब्लिक के हाथों में पैसा आएगा, पब्लिक के हाथों में पैसा आएगा तो पब्लिक वो पैसा सरकार बैंक में रखवाएगी, बैंक में रखवाएगी तो बैंक्स के क्या बढ़ेंगे, कैश रिजर्व। बस फिर तो कहानी उल्टी घूम जाएगी। कैश रिजर्व बढ़ गए तो बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी बढ़ गई, बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी बढ़ गई, तो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया, और इकोनॉमी में अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया तो इससे क्या कंट्रोल हो गया मेरे बच्चों, कंट्रोल हो गया डिफ्लेशन। बोलो आया। चलो तो सर ये तो आसान था, बैंक रेट भी आसान था और ओपन मार्केट ऑपरेशन भी आसान था, इनमें तो दोनों में ही कुछ भी नहीं था, इनमें तो दोनों में ही कुछ भी नहीं था। अब अगला आता है रेपो रेट। अब देखो यार रेपो रेट ना समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं ना आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, देखो रेपो रेट और बैंक रेट काफी कुछ सेम है, रेपो रेट और बैंक रेट काफी कुछ सेम है। बच्चों को दिक्कत क्या आती है, रेपो रेट का मतलब समझने में दिक्कत आती है। देखो रेपो रेट में होता क्या है ये समझो, बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, सेम रेपो रेट है। रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन्स, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन्स कौन देता है, आरबीआई देती है कमर्शियल बैंक्स को। तो यार रेपो रेट पर भी
आरबीआई ही कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है और बैंक रेट में भी आरबीआई ही कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, तो दोनों में कुछ तो फर्क होगा, दोनों में कुछ तो फर्क होगा। तो देखो रेपो रेट में रीपर्चेज अग्रीमेंट बनता है। रेपो रेट में क्या बनता है? रीपर्चेज अग्रीमेंट। रेपो रेट में क्या होता है? देखो एक छोटा सा हल्का सा डायग्राम बना रहा हूं। जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को लोन दे देती है और जितने का लोन है, मान लो 1 करोड़ रुपए का लोन है, कमर्शियल बैंक उतने ही अमाउंट का आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है। तो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को 10 लाख का लोन दिया, मान लो 1 करोड़ का लोन दिया आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक 1 करोड़ की आरबीआई को क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देगा। मतलब एक तरफ से लोन जा रहा है और दूसरी तरफ से सिक्योरिटीज आपने आरबीआई को दे दी। और अग्रीमेंट यह बनता है कि जब लोन रीपे हो जाएगा तो लोन रीपे करने के बाद जो सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को बेची है वही सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक आरबीआई से रीपर्चेज कर लेगा। मतलब हो क्या रहा है आप ये समझो। सबसे पहले आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, कमर्शियल बैंक उतने ही अमाउंट की आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रहा है, तो आरबीआई सेफ हो गई क्योंकि आरबीआई को लोन के बदले सिक्योरिटीज मिल गई, तो आरबीआई का पैसा सेफ है। फिर जब बैंक लोन चुका देगा तो जो सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को दी थी वही सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक रीपर्चेज करेगा आरबीआई से। समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? तो अब ये जो लोन जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को दे रही है उसी को बोला जाता है रेपो रेट। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बेटा आ रहा है नहीं आ रहा? तो आपसे कोई पूछे रेपो रेट, पक्का समझे रेपो रेट क्या होती है? तो आपसे कोई पूछे रेपो रेट क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक अंडर रीपर्चेज अग्रीमेंट। इसमें मेन रीपर्चेज अग्रीमेंट बनना जरूरी है बस। अब इसका बाकी जो सिस्टम है सेम बैंक रेट जैसा है, बिल्कुल सेम। इसका जो बाकी सिस्टम है किसके जैसा है? बैंक रेट जैसा है। भाई देखो फिर वही बात, अगर मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है और आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, किसको? आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करेगी बेटा? रेपो रेट बढ़ा देगी। रेपो रेट बढ़ने से मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चलती है ना वो भी बढ़ती है। जब बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो बैंक भी महंगा ही देगा, तो इससे क्या होगा? जो डिमांड ऑफ क्रेडिट है वो कम हो जाएगी। डिमांड ऑफ क्रेडिट कम होगी तो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी भी कम हो जाएगा, और सप्लाई ऑफ मनी कम होगा तो ऑटोमेटिकली बेटा इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बेटा इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाएगा इन्फ्लेशन, ऑटोमेटिकली बेटा इकोनॉमी में कंट्रोल हो जाएगा इन्फ्लेशन। बोलो आया? अरे आया क्या? अरे बोलो यार। वैसे ही आगे क्या लिखा है? वैसे ही आगे क्या लिखा है? इधर देखना भाई साहब, इधर देखना, देखोगे तो आएगा वरना नहीं आएगा। उल्टा सोचो यार, मंदी छाई है, दुख दर्द के बादल इधर उधर फैले हैं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो अभी गवर्नमेंट क्या करेगा? आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट कम करेगा। बैंक को लोन सस्ते में मिलेगा तो पब्लिक को भी सस्ते में ही देगा ना यार, तो मार्केट रेट कम हो जाएगी। मार्केट रेट कम होगी तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, लोग ज्यादा लोन लेंगे, डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ेगा, डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ेगा तो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों डिफ्लेशन। बोलो आ रहा है क्या? अरे बोलो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, पढ़ो। बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट। आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो ऑनलाइन में तो 2-3 नन्हे मुन्नों ने मैसेज कर दिया सर आ गया, और मत बोर करो, ठीक है आओ।
आगे क्या पढ़ाएं? आगे क्या पढ़ाएं? रिवर्स रेपो रेट पढ़ाएं, रिवर्स रेपो रेट पढ़ाएं। देखो रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, डाउट सॉल्विंग आफ्टर क्लास, डाउट सॉल्विंग आफ्टर क्लास, पहले रिवाइज करो। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अभी रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? देखो उल्टा ही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उल्टा ही है। अभी क्या हो रहा था? रेपो रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, मतलब रेपो रेट में आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को पैसा दिया है। रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देंगे, कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा देंगे। जैसे मेरे पास पैसा घर में फालतू पड़ा है तो मैं बैंक में जमा कर देता हूं ना, सेम। क्या हुआ? कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड पड़े थे, काम नहीं आ रहे थे, तो कमर्शियल बैंक ने कहा यार पैसा आरबीआई को डिपॉजिट करा देते हैं, ब्याज व्याज आ जाएगा, ब्याज व्याज आ जाएगा। तो कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए, बोले ले यार तू डिपॉजिट ले ले यार, ले यार तू तो ले ले यार, तू तो मेरी दोस्त है, जा यार ले ले यार। तो कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को पैसा डिपॉजिट कर दिया। अब जितने का कमर्शियल बैंक ने मान लो 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया, अब की बार उल्टा होगा, अब की बार आरबीआई उतने अमाउंट का कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी। और जब कमर्शियल बैंक अपना डिपॉजिट वापस ले जाएगा, भाई कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को 1 करोड़ दिए, कल को फ्यूचर में कमर्शियल बैंक को 1 करोड़ की जरूरत पड़ गई, वो जाएगा आरबीआई को कहेगा लाओ मेरे 1 करोड़ वापस करो। तो आरबीआई ने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक को दी है, वही सिक्योरिटी आरबीआई कमर्शियल बैंक से रीपरचेज कर लेगा। इसको रिवर्स रीपरचेज बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे रीपरचेज कमर्शियल बैंक आरबीआई से कर रहा था, या उल्टा हो रहा है, यहां पे आरबीआई रीपरचेज कमर्शियल बैंक से कर रही है, तो इसी को रिवर्स रीपरचेज बोलते हैं। तो आप क्या बोलेंगे? अब आप क्या बोलेंगे? देखो कमर्शियल बैंक ने जब आरबीआई को पैसा दिया तो आरबीआई उस पे कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करेगी। तो जिस रेट से डिपॉजिट्स पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे करेगी, उसे ही बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। समझ में आया? तो रिवर्स रेपो रेट क्या होती है बताओ? बोलो द रेट एट विच आरबीआई pays interest, RBI pays interest to commercial banks under reverse repurchase agreements, under reverse repurchase agreements। बोलो आया? ठीक है। अब इससे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा? बहुत लॉजिकल है। देखो अगेन मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, लॉजिक से सोचना आप, तो डायग्राम तो सेम ही बनेगा, इफेक्ट थोड़ा सा अलग है। अब आरबीआई को इन्फ्लेशन रोकना है, आरबीआई को क्या रोकना है? इन्फ्लेशन। तो आरबीआई बेटा बनाएगी, आरबीआई क्या करेगी बेटा? जो ये रिवर्स रेपो रेट है, आरबीआई क्या करेगी बेटा? रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगी। अब रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएगी तो पता है क्या होगा? बैंक देखेगा यार आरबीआई तो ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, आरबीआई तो ज्यादा इंटरेस्ट दे रही है, तो बैंक अपना ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखवा देगा। तो बैंक क्या करेगा? पार्क करेगा मोर फंड्स विद आरबीआई। बैंक आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखवाएगा। अब बैंक ने अगर आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखवा दिया तो बस सीधे बैंक की क्रेडिट क्रिएशन करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी और इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। नहीं समझे क्या हुआ? आपने रिवर्स रेपो रेट बढ़ाई, मतलब बैंक को आरबीआई से ज्यादा ब्याज मिल रहा है, तो बैंक आरबीआई के पास पैसा भी ज्यादा रखवाएगा, पार्क करेगा मोर फंड विद आरबीआई। तो इससे बैंक के पास खुद के पास तो पैसा बचा ही नहीं, आपने तो आरबीआई को दे दिया पैसा, तो आपकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो गई, which controls inflation, which controls inflation।
वाइस वर्सा सोचो, मान लो इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो रहा है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई कम करेगा तो बैंक आरबीआई के पास पैसा नहीं रखवाएंगे, बैंक आरबीआई के पास पैसा नहीं रखवाएंगे तो बैंक क्या करेंगे, पार्क लेस फंड्स विद आरबीआई। अब बैंक अगर अपना पैसा आरबीआई के पास नहीं रखवा रहा, बैंक अगर अपना पैसा आरबीआई के पास नहीं रखवा रहा है तो बैंक के पास ज्यादा पैसा है, बैंक के पास ज्यादा पैसा है, तो बैंक के पास ज्यादा पैसा है तो बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी बढ़ेगी, और बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ेगी तो इट विल कंट्रोल डिफ्लेशन। आप मान लो सबसे जो समझने वाले दो पॉइंट्स थे वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ही हैं, बाकी तो ओपन मार्केट ऑपरेशन और बैंक रेट तो दोनों ही बहुत इजी हैं। डन है क्या? जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, आया नहीं आया समझ में? क्या पढ़ा दिया सर आपने? कुछ नहीं पढ़ाया, मैं कहां पढ़ाता हूं कुछ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव मेजर में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब क्या पढ़ाओगे? अब बेटा तुम्हें ही पता है क्या पढ़ाऊंगा, तुम्हें तो मैंने बताए टोटल कितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 6 होते हैं, क्वांटिटी में 6 होते हैं, उसमें हमने 4 तो पढ़ लिए। अब क्या रह गया? एक तो सीआरआर कैश रिजर्व रेशो और एक एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। चलिए तो पहले तो सीआरआर पढ़ाते हैं, कैश रिजर्व रेशो, मोर पॉपुलरली नोन एज सीआरआर, मोर पॉपुलरली नोन एज सीआरआर। ठीक है, चलिए 1 मिनट अलाउ कीजिए बस मुझे। अब बेटा अपन अगली बात किस पर करेंगे? बोलो बोलो। बहुत ही बदमाश हो यार, आओ। तो अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं? कैश रिजर्व रेशो। देखो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा रटने में बच जाओ। कमर्शियल बैंक्स पब्लिक से 2 तरह के डिपॉजिट लेता है, एक टाइम डिपॉजिट और एक डिमांड डिपॉजिट। तो सभी कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक स्पेसिफाइड परसेंटेज, और ये परसेंटेज डिसाइड करती है आरबीआई। तो सभी कमर्शियल बैंक्स को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक स्पेसिफाइड परसेंटेज आरबीआई के पास रखवाना है। तो जो अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक स्पेसिफाइड परसेंटेज है, जो आपको किसके पास रखवाना है? आरबीआई के पास रखवाना है, उसी को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो। मान लीजिए हमारे टोटल डिपॉजिट है 100 करोड़ और कैश रिजर्व रेशो है मान लीजिए 4%। तो 100 करोड़ का 4%, 4 करोड़ रुपीस, हर 4 करोड़ रुपीस कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा। तो आपसे कोई पूछे सीआरआर क्या, तो आप बोलोगे इट रेफर्स टू minimum percentage of banks total deposits, minimum percentage of banks
total deposits required to be kept with RBI. बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का जो एक मिनिमम परसेंटेज आरबीआई के पास रखवाना है उसी को क्या बोला जाता है बेटा? सीआरआर बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सीआरआर बोला जाता है. ठीक है. अब देखो जो सीआरआर है उससे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है? बहुत लॉजिकल है, एकदम इजी सा है. क्या है सीआरआर? बैंक का एक टोटल डिपॉजिट है. सीआरआर क्या है? बैंक का एक टोटल डिपॉजिट है, उसका परसेंटेज किसके पास चला गया? आरबीआई के पास. अरे तो मेरा पैसा आरबीआई के पास चला गया तो मेरे पास तो नहीं रहा ना. तो उसी लॉजिक से चलो मान लो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा है, आरबीआई सीआरआर बढ़ा देगी. सीआरआर बढ़ाने से क्या होगा? जो भी बैंक के पास कैश अवेलेबल है, अवेलेबल कैश विद बैंक, बैंक के पास जो कैश अवेलेबल है वो कम हो जाएगा. अब बस हो गई कहानी. लॉजिक सोचो, मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मेरी क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कम हो जाएगी. क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो ऑब्वियस बात है इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी कम होगा. और जैसे ही इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी कम हुआ ऑटोमेटिकली क्या कंट्रोल होना है? इन्फ्लेशन कंट्रोल होना है. एकदम लॉजिकल सी बात है. बोलो आया नहीं आया समझ में? सेम उल्टा सोचो. अभी आरबीआई ने मान लो सीआरआर को कम कर दिया, मेरे को आरबीआई को पैसा ही नहीं देना तो मेरे पास तो पैसा ही पैसा होगा. मेरे पास तो पैसा ही पैसा होगा. तो क्या होगा बताओ? अगर आरबीआई ने सीआरआर को कम कर दिया तो मेरे पास तो पैसा ही पैसा होगा. तो अवेलेबल कैश विद बैंक, अवेलेबल कैश विद बैंक बढ़ जाएगा. तो क्रेडिट क्रिएशन की जो मेरी क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी. तो इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी बढ़ जाएगा. तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा डिफ्लेशन. बताओ आया क्या? अरे बताओ आया क्या? तो बैंक रेट भी हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी हो गया, रेपो रेट भी हो गया, रिवर्स रेपो रेट भी हो गया. अब क्या पढ़ेंगे? कैश रिजर्व रेशियो के बाद लास्ट एसएलआर. देखो भाई ज्यादा माथा बच्ची वालो मत. हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज लिक्विड एसेट में रखना है. हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट, मान लो बैंक के टोटल डिपॉजिट है 100 करोड़, परसेंटेज है मान लो 15%. 100 करोड़ का 15% मान लो हो गया 15 करोड़. तो बैंक को 15 करोड़ किस में रखने हैं? लिक्विड एसेट. लिक्विड एसेट में क्या आता है? कैश, गोल्ड और अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. अनएनकम्बर्ड होती है जो कहीं गिरवी नहीं पड़ी, जो किसी के पास मॉर्गेज नहीं है, जो किसी के पास प्लेज नहीं है. तो भैया क्या बोला? हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक स्पेसिफाइड परसेंटेज लिक्विड एसेट्स यानी कैश, गोल्ड और अनएनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अप्रूव सिक्योरिटी में रखना है. उसी को बोलते हैं एसएलआर. सिंपल है. तो पहले एसएलआर क्या है? एसएलआर की फुल फॉर्म क्या है पहले तो बोलो? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. प्यार का नाम एसएलआर, प्यार का नाम एसएलआर. अरे होगा भाई होगा, थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा समझो. आज पढ़ लो, अब कब पढ़ोगे? मनी खत्म, बैंकिंग खत्म होने वाला है बस. क्वालिटी वाले तो इंस्ट्रूमेंट ही बेचारे गरीब से हैं, छोटे छोटे हैं. मेन तो यही है, मेन तो यही है. आओ आओ आओ. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है बताओ? एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप minimum percentage of total deposits, minimum percentage of total deposits in liquid assets, that is cash, gold and unencumbered approved सिक्योरिटीज. यही है बस. अब सर एसएलआर का जो इफेक्ट है बिल्कुल सेम एज सीआरआर है. देखो लॉजिक से सोचो. मान लीजिए आरबीआई ने एसएलआर बढ़ा दिया,
तो बैंक को कैश और गोल्ड में ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, कैश और गोल्ड में ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, बैंक को सिक्योरिटीज में ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा। तो ज्यादा पैसा अगर एसएलआर को दे दिया, एसएलआर में रख दिया, तो हमारे पास तो कैश कम हो गया ना, बस बाकी तो सेम है, बाकी तो सेम है। तो अगेन क्या होगा भैया, जो भी क्या है अवेलेबल कैश है किसके पास, बैंक के पास, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है, इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी कम हो जाएगा, एंड इट विल कंट्रोल इन्फ्लेशन। हंस लिए, हंस तो लिए पर समझ लिए क्या, सर ऐसे गाना मत गाओ हम डर जाते हैं, नहीं गाऊंगा, लेकिन ये तो बताओ समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे ये तो बताओ भाई, सेट तो हो जाए दिमाग में। या 3 घंटे से बैठे हैं, पढ़ने में इधर उधर मन लग नहीं रहा, कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है, कुछ तो फायदा उठा लो, 4% उठा लो। आज गलती कर दी ना आने की, 2 दिन और कर लो, बस इतना बोल रहा हूं, 2 दिन और कर लो। समझ रहा है क्या, समझ रहा है? बोले मैं तो रोज आता हूं, आप ही नहीं बुलाते, ठीक है। एसएलआर कम करेंगे तो क्या होगा, देखो यार, हमने अगर एसएलआर कम किया, एसएलआर कम किया तो मतलब बैंक को कैश में गोल्ड में पैसा कम रखवाना है, तो बैंक के पास जो अवेलेबल कैश है, जो क्या है अवेलेबल कैश विद बैंक है, वो बढ़ेगा, तो बैंक का क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ेगा, तो बैंक का सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ेगा, तो सब बढ़ेगा, तो कौन गिरेगा, डिफ्लेशन। कंट्रोल क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन। जो देश में मंदी छाई है वो कम हो जाएगी, जो दुख के बादल छाए हैं वो छट जाएंगे। तो भैया एसएलआर, सीआरआर, रिवर्स रेपो, रेपो, ओएमओ और बैंक रेट, ये क्या है 6। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं पूरा डिटेल है, बस यही एक्सप्लेन करना है। पेपर में कोई सी भी इंस्ट्रूमेंट पूछे मार्क्स आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यही है इन इंस्ट्रूमेंट में, और कुछ नहीं मिलेगा किसी किताब में तुमको, यही होता है इन इंस्ट्रूमेंट्स में। 6 के 6 क्वालिटी थी या क्वांटिटी थी, क्वांटिटी। पूरे देश की बात हो रही है, बोले आ जाओ तुम्हारा सप्लाई ऑफ मनी कम ज्यादा करें, बोलो डन है, डन है क्या, जी सर डन है। देखो ये इतना सा छोटू सा चार्ट बनाया मैंने, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी तुमको बना के भेज देंगे, तुम इससे रिवाइज कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा सर अभी क्या बताने वाले हो, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर बता दिए हैं। बैंकिंग में कमर्शियल बैंक का मतलब हो गया, सेंट्रल बैंक का मतलब हो गया, शॉर्ट में सेंट्रल बैंक के फंक्शन हो गए। मजा आ गया सर, बोर हो गए सर, पता नहीं क्या हो गए सर, आया नहीं है समझ में, तो बोर तो नहीं हो गया बेटा, बोले नहीं सर। चले आगे, फिर आगे आओ। अच्छा अब क्या पढ़ाओगे सर, अब क्या पढ़ाओगे सर, सर अब ज्यादा नहीं पढ़ाना, अब मुझे ज्यादा नहीं पढ़ाना, ऐसे तो देखो है ही टॉपिक्स पढ़ने को, मुझे ना अभी ना क्वांटिटेटिव मेजर्स तो मैंने पढ़ा दिए, अब मुझे क्या पढ़ाने हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स पढ़ाने, जो आप सब जानते हैं बहुत ज्यादा नहीं है। कितने क्वालिटेटिव मेजर्स हैं बेटा, 3 हैं। तो एक सिंगल टेबल बनाते हैं बेटा, एक सिंगल टेबल बनाते हैं बेटा, और कोशिश करते हैं कि तीनों के तीनों इंस्ट्रूमेंट्स इस टेबल के अंदर खत्म करें। सबसे पहला है बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट, सबसे पहला बेटा क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब आप सोचोगे अरे अरे ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, अरे बताओ सर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। देखो भैया ऐसा है, जब आप बैंक से लोन मांगते हैं 1 करोड़ का, या ऐसे समझो आपके पास मान लो 1 करोड़ रुपए का असेट है, वो आप बैंक को कहते हो कि भैया मॉर्गेज लेकर लोन दे दो, तो आपने बैंक को कितने का असेट मॉर्गेज किया, 1 करोड़ का। तो आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हो कि यार मैंने तो बैंक को 1 करोड़ का असेट दिया है तो मुझे लोन भी 1 करोड़ का मिलेगा। तो बैंक ना थोड़ा सा कम लोन देता है, पूरे अमाउंट का लोन नहीं देता। बैंक कहेगा कि अगर तेरा 1 करोड़ का लोन है, 1 करोड़ का असेट है अगर तेरा,
अगर तेरा 1 करोड़ का असेट है तो हम तुझे 80 लाख 80 लाख रुपए का ही लोन देंगे। असेट तो मैं 1 करोड़ का दे रहा हूं, लोन बैंक 80 लाख का ही दे रहा है, तो हम कहेंगे बैंक ने 20 लाख रुपए का मार्जिन रख लिया। हम क्या बोलेंगे? बैंक ने 20 लाख रुपए का, जो असेट की वैल्यू है और जो लोन मिला उसके बीच के डिफरेंस को बोला जाता है मार्जिन। बैंक ने मार्जिन क्यों रखा? 2 रीजन से रखता है। आज आप सोच रहे होंगे अरे सर बैंक ने मार्जिन रख लिया, ठीक है सर, लेकिन बैंक ने मार्जिन क्यों रखा? सर बैंक एक तो मार्जिन इसलिए रखता है क्योंकि असेट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, प्लस बैंक को इंटरेस्ट का भी तो ध्यान रखना है। 80 लाख रुपीस तो लोन का सिर्फ प्रिंसिपल है ना, फ्यूचर में तो इंटरेस्ट भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपसे कोई पूछे मार्जिन का क्या मतलब होता है, तो बोले जो असेट है और जो लोन है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो मार्जिन है। तो बोलो मार्जिन क्या होता है? पहले बोले मार्जिन मींस डिफरेंस बिटवीन, मार्जिन मींस डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ असेट एंड अमाउंट ऑफ लोन गिवन। बैंक ने जो हमें लोन दिया और जो असेट हमने एज अ कोलेट्रल रखवाया उसकी वैल्यू में जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? मार्जिन कहलाएगा। अब मार्जिन से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा? सोचो कितना इजी है। सर मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगी? मार्जिन का अमाउंट बढ़ा देगी, परसेंटेज बढ़ा देगी। तो मार्जिन का परसेंटेज बढ़ाने से क्या होगा? लोन कम मिलेगा। मान लो पहले 1 करोड़ के एसेट पे 80 लाख का लोन मिलता था, तब 1 करोड़ के एसेट पे 70 लाख का ही लोन मिलेगा। तो बात ही खत्म। जब लोन कम मिलेगा तो इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर क्रेडिट कम होगा। लोग देखेंगे यार ये तो लोन ही नहीं मिल रहा, असेट तो ज्यादा का देना पड़ रहा है और लोन तो कम ही मिल रहा है यार, तो डिमांड फॉर क्रेडिट कम हो जाएगा। डिमांड फॉर क्रेडिट कम होगा तो सप्लाई ऑफ मनी भी कम हो जाएगा, और सप्लाई ऑफ मनी कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या कंट्रोल होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। वैसे ही उल्टा सोचो, इकोनॉमी में डिफ्लेशन होगा तो आरबीआई मार्जिन थोड़ा सा कम कर देगी। मार्जिन कम करेगी मतलब जो असेट हम सिक्योरिटी पे देंगे उसके ऊपर हमें लोन थोड़ा ज्यादा मिल पाएगा क्योंकि मार्जिन कम हो गया। तो मार्जिन कम होने से इकोनॉमी में डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ेगा, डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ेगा तो इससे क्या कंट्रोल होगा? डिफ्लेशन। क्या कंट्रोल होगा? डिफ्लेशन। बोलो आया? अरे आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब क्या पढ़ाओगे सर? अब क्या पढ़ाओगे सर? एक तो मार्जिन हो गया, मार्जिन के बाद बेटा अगला कॉन्सेप्ट आता है बहुत इजी सा, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। पता है रेशनिंग माने क्या होता है? रेशनिंग माने लिमिट लगाना। आरबीआई लिमिट लगा दे, बोले नहीं तो इससे ज्यादा लोन ही नहीं देगा, जा बाढ़ में जा। मतलब आप बोलो सर रेशनिंग को डिफाइन कर दो, क्या है रेशनिंग? लिमिट लगा देना। आरबीआई बोलेगी नहीं तू ना लोन इस लिमिट से ज्यादा नहीं देगा, या लिमिट बढ़ा दी नहीं, तू तो दे दे, जा जितना बांटना है बांट दे। रेशनिंग मतलब क्या है? लोन देने पे लिमिट बढ़ाना या लोन देने पे लिमिट कम करना। आरबीआई ने बोल दिया कि आप ना एग्रीकल्चर सेक्टर को 10 करोड़ से ज्यादा की लोन नहीं दोगे तो हम नहीं दे पाएंगे। आरबीआई ने बोल दिया उल्टा भी, नहीं तुम तो एग्रीकल्चर को तो जितना लोन बांटना है बांट दो, बोले दबादम बांट दो, तो आपने लिमिट हटा दी। तो लोन बांटने पर लिमिट लगाना या हटाना इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। बोलो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट मींस, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट मींस फिक्सेशन ऑफ maximum limit on loans for different activities। जो डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए लोन दिए जा रहे हैं उसके ऊपर हमने एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी
तो आप कहेंगे कि क्या हो गई, रेशनिंग हो गई। क्या हो गई? अब देखो यार, रेशनिंग से बड़ा इजी सी तरीके से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। मान लीजिए आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, कुछ भी नहीं है, लिमिट लगा दो। बोले बस 10 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं दोगे, बस होगी लिमिट। बोले नहीं देना इससे ज्यादा, तो आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन करना है, लगानी है। क्या लगानी है? क्रेडिट पे लिमिट, यानी क्रेडिट रेशनिंग लगानी है। जैसे आपने क्रेडिट रेशनिंग लगाई, एकदम टू द पॉइंट बात, इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी सीधे कम होगा। जब लिमिट ही लग गई कि आप इससे ज्यादा लोन ही नहीं दोगे, तो सप्लाई ऑफ मनी तो ऑटो कंट्रोल है, ऑटो पे है, ऑटो कंट्रोल। तो ये क्या हो गया? कंट्रोल हो गया इन्फ्लेशन। उसी तरीके से उल्टा भी हो सकता है। मान लो हमें तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाना है, क्योंकि डिफ्लेशन कंट्रोल करना है, तो लिमिट हटा दो। कोई पहले से लिमिट लगी, हटा दो। बोले बांटो ताबड़तोड़ लोन, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या कर लो, ले जाओ, लिमिट हटा दो, विड्रॉल ऑफ क्रेडिट रेशनिंग कर दो। जैसे ही आप क्रेडिट रेशनिंग बढ़ाओगे, सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ जाएगा, और सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तो ये हेल्प करता है कंट्रोल करने में डिफ्लेशन। ये है बेटा। आखिरी तो बहुत आसान है, मेन तो यही दो है। बोलो आए नहीं आए? अरे आए नहीं आए? बता दो यार। जी सर आ गए सर। अब क्या करें? बस आखिरी है, मानसिक दबाव बनाओ, जी हजूरी करो, रिक्वेस्ट करो, डराओ धमकाओ, इसको बोलते हैं मॉरल सुएजन। इसमें क्या होता है? रिक्वेस्ट करती है आरबीआई। आरबीआई क्या करती है? रिक्वेस्ट करती है, भाई यार क्या कर रहा है यार, लोन कम कर दे यार, भाई क्या कर रहा है यार, लोन बढ़ा दे यार। रिक्वेस्ट वाला काम है। और आरबीआई का रिक्वेस्ट करके डराएगी। देख, जिसका कोई नहीं होता उसका आरबीआई होता है। देख ध्यान रख, आज तू हमारी नहीं सुनेगा तो कल हम तेरी नहीं सुनेंगे। सबका टाइम आता है, ठीक है। ऐसे करके ना आरबीआई इमोशनल अत्याचार करती है। मॉरल, मेंटल सुएजन माने प्रेशर, मॉरल प्रेशर बनाती है। देखो इसमें कहने को तो क्या होता है, आरबीआई को जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो बैंक को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेगी कि आप सप्लाई ऑफ मनी कम कर दो, और जब आरबीआई को डिफ्लेशन कंट्रोल करना है तो बैंक को सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेगी कि आप सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा दो। तो सुनो, मॉरल सुएजन में कुछ चार्ट वार्ट मत बनाओ, सिंपल याद रखो। मॉरल सुएजन मीन्स एडवाइस गिवन बाय आरबीआई, एडवाइस गिवन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक्स। यहां पे आरबीआई सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को एडवाइस दे रही है कि जरूरत के समय सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा दो और जरूरत के समय कम भी कर दो। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, it is a combination of both, प्रेशर भी बनाएगी आप पे और परसुएशन भी करेगी। परसुएशन माने रिक्वेस्ट भी करेगी, दबाव भी बनाएगी, रिक्वेस्ट भी करेगी, ठीक है। जैसे नहीं होता वो छोटा बच्चा होता है, पापा प्लीज दिला दो यार, प्लीज दिला दो यार, ये तो परसुएशन है। नहीं दिलाओगे तो जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, ये प्रेशर है। तो प्रेशर एंड परसुएशन को यूज करके जब मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज कराया जाए तो उसी को मॉरल सुएजन कहते हैं। बोलिए आया? तो क्वांटिटेटिव मेजर्स हो गए, क्वालिटेटिव मेजर्स हो गए, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। और बैंकिंग में कमर्शियल बैंक और आरबीआई, कमर्शियल बैंक या सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। हाँ, एक पार्ट रह गया जो कि अलग बिल्कुल पार्ट है, वो हम अलग से क्लास में पढ़ेंगे, अलग से उसका क्लास बनाएंगे, अलग से पार्ट में उसको पढ़ेंगे, विच इज प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। विच इज प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जिसके अंदर ही मनी मल्टीप्लायर आता है। बाकी तो ये चैप्टर हो गया अपना मोटा मोटी, मानते हो कि नहीं मानते? वेरी गुड।